अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द एक्सेल ट्रेनिंग मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे पिवट टेबल्स से रिलेटेड वो तमाम टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाई पिवट टेबल? आइए चलिए देखते हैं कि पिवट टेबल की नीड क्या है और इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर क्विक आंसर एंड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, पिवट टेबल्स आर हेल्पफुल व्हेन फॉर्मूला फेल्स टू हेल्प यू। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए चलिए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। इस एक्सेल शीट में हमारे पास दो कॉलम है। एक कॉलम में हमारे पास फ्लावर नेम है और दूसरे कॉलम में हमारे पास कलर्स है। इन फ्लावर नेम्स के अगेंस्ट कलर का जो डेटा है वो हमारे पास तकरीबन 43 रोज तक है। इसमें मेरा सवाल यह है कि इसमें कितने कलर यूज हुए हैं और हर कलर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूं और फिल्टर लगाने के बाद मैं इस फिल्टर को ओपन करके यहाँ से कलर काउंट कर लूं एंड कलर काउंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक करके जाऊं और फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कलर लूं, इसको मैं इंटर करके चेक करूं कि ये कितनी दफा रिपीट हुआ है। और दूसरा तरीका ये है, इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर इस कॉलम की यूनिक वैल्यूज को कॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इनको सबको पेस्ट किया, डेटा में गया, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड सो ऑन। 5 कलर है मेरे पास। इन 5 कलर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है इसको देखने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज काउंट एफ। और काउंट एफ का फॉर्मूला से आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू काउंट एफ इन द फॉर्मूला एंड फंक्शन क्लास इन डिटेल्स। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए कि अगर आप पिवट टेबल यूज नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव वे आउट क्या है इस सवाल का आंसर देने के लिए कि यहाँ पर कितने कलर हैं, हर कलर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ टाइप करते हैं काउंट एफ और मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे रेंज देता हूँ कॉलम बी एंड उसके साथ में यहाँ पे देता हूँ इस सेल का रेफरेंस और मैंने एंटर कर दिया। ये मेरे पास आ गए 7 टाइम पर्पल रिपीट हुआ है, 8 टाइम ग्रीन रिपीट हुआ है, येलो 12 दफा, 5 दफा रेड और इसी तरह से 10 बार ब्लू रिपीट हुआ है। मैं अगर इसका टोटल लेना चाहूंगा तो मुझे एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा विच इज सम, और मैं यहाँ पे सम करने के बाद 42 का आंसर आता है मेरे पास और इतने ही हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है। इस काम को करने में मुझे जितना वक्त लगा है इस टाइम को मैं सेव करके पिवट टेबल के थ्रू ये काम आसानी से कर सकता हूँ। वो कैसे, चलिए दिखाता हूँ। टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट टैब पे गया, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैंने पिवट टेबल का ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरे सामने पिवट टेबल ऐड हो चुका है। मैंने सबसे पहले कलर को रो में ड्रॉप किया एंड देन इसी तरह से कलर को मैंने वैल्यू में ड्रॉप किया एंड सी कितने सेकंड लगे मुझे इस काम को करने के लिए और कितने सेकंड में मैंने प्रीवियस शीट के ऊपर फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू ये इस काम को परफॉर्म किया था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पिवट टेबल। यहाँ से चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। सो हमारा दूसरा पॉइंट है व्हेन यू हैव नो क्वेश्चंस टू आंसर बट जस्ट हैव सम डेटा टू एनालाइज एंड कम अप विद की इनसाइट्स। यहाँ अभी जो हमने एग्जांपल देखी उसमें सिर्फ 2 कॉलम थे जिसमें हमारे पास कलर था और फ्लावर थे। इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर फाइंड आउट करना था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास इस तरह का डेटा सेट होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस अप्लाई करना होता है। उसमें हमारा मकसद क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट नहीं करना होता बल्कि उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से मल्टीपल इंसाइट्स को ड्रैग करना होता है। अब यही काम हम अगर नॉर्मल एक्सेल फंक्शन से करना चाहेंगे तो जितने एंगल्स में देखूंगा उतनी बार मुझे एक्सेल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट डायनेमिक्स पे, डिफरेंट तरीकों से, और बहुत टाइम टेकन एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अगर हम पिवट टेबल यूज करते हैं तो एक सिंपल और स्मार्ट वे से सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके हम अपने तमाम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं और उसकी बेस पे फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि पिवट टेबल्स अलाउ यू टू इजीली ऑर्गेनाइज, फिल्टर, समराइज and analyze raw data. Analyzing data without a pivot is like hammering a nail with a noodle. हर चीज पिवट से पॉसिबल नहीं, पर जो चीज पिवट से पॉसिबल है वो इससे कम टाइम में एक्सेल के किसी और फंक्शन से परफॉर्म नहीं की जा सकती। यही वजह है कि पिवट टेबल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सेल यूजर। तो अब हम बात करते हैं उन 5 की बेनिफिट्स की जो हम पिवट टेबल को यूज करते हुए हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज पावरफुल। पिवट टेबल बहुत पावरफुल है। आपको चाहे इंसाइट निकालनी हो या किसी चीज किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो, दोनों सूरतों में पिवट टेबल इज अ वेरी पावरफुल एंड इजी टू यूज। द सेकंड बेनिफिट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल इन एक्सेल। अप्लाई कस्टम स्टाइल्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स टू ब्रिंग योर पिवट टू लाइफ। थर्ड इज इट्स अ वेरी फास्ट। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमने जो काम विद इन 2 मिनट्स एक फंक्शन से किया था वही काम हमने जस्ट 10 सेकंड्स में पिवट टेबल के थ्रू कर लिया। सो दैट मीन आपका डेटा एनालिसिस करना है या आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, दोनों सूरतों में बहुत फास्ट काम करता है। अप टू यू, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप
right? The fourth one is accurate. Automate calculations to minimize human error. Pivot table में जितनी calculation applies होती हैं वो Excel की अपनी calculations होती हैं, इसलिए human error के through जो chances of error होते हैं वो भी reduce हो जाते हैं. And the last one is the flexible. यानी आपके पास अगर multiple questions है और उसके आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए pivot table is the best solution for you. आपने just drag and drop करना है, fields को change करना है and your answer will be on the screen. So that's it for introduction to pivot table. इस लेक्चर में हमने pivot table की नीड और बेनिफिट के बारे में बात की है. See you in the next video. Excel has two different type of tables. One is just a table and other one is the pivot table. दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. इस पूरे मॉड्यूल में हम दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद टेबल. ये हमारे सामने एक डेटा है जिसमें आपको प्रोडक्ट ए से लेकर जी तक मिल रही है. उनकी जनवरी की सेल्स और फेब की सेल्स आपके सामने मौजूद है. इसके अलावा I3 में हमारे पास एक रेफरेंस सेल मौजूद है जिसमें हमने जनवरी की टोटल सेल्स को सम करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इज इक्वल टू सम. मैंने रेफरेंस दिया, हिट एंटर. आप देखिएगा 180 आया टोटल. ये सम है ऑफ दिस टोटल जनवरी सेल्स. मैं यहाँ एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ H. अगर मैं यहाँ 20 टाइप करता हूँ और इंटर कर लेता हूँ तो क्या इस 180 पे इफेक्ट आएगा? क्या ये 200 हो जाएगा? लेट्स सी. नो, ये 180 रहा बिकॉज इसकी रेंज यहाँ पर फिक्स थी D4 से D10 तक. हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने डेटा सेट को ऑटोमेट करना चाहते हैं. यानी मेरे अगर यहाँ पर जितने नंबर मेरे पास रोज के ऐड होते चले जाएं वो तमाम के तमाम इस सेल में ऑटो सम होते चले जाएं, जो कि बिना टेबल के पॉसिबल नहीं है इन दिस सिनेरियो. सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ये भी टेबल है. यस, यू आर राइट. ये टेबल जरूर है बट आपके लिए और किसी भी ह्यूमन के लिए. एक्सेल इसको टेबल कंसीडर नहीं करता. इसको एक्सेल में टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे चलिए बताते हैं आपको. सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रिमूव करते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे इस डेटा सेट में कहीं पर भी किसी भी सेल में इसमें यहाँ पर कहीं भी आप अपना कर्सर रखेंगे और रखने के बाद आपने इंसर्ट पे जाना है. इंसर्ट पे आपके पास दो ऑप्शन है. यहाँ पर पिवट टेबल है और यहाँ पर टेबल है. मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जितना भी मेरा डेटा सेट है ये तमाम का तमाम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द टेबल. इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की भी है, दैट इज कंट्रोल टी. कंट्रोल टी के पास मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें ये मुझसे पूछ रहा है क्रिएट टेबल क्वेश्चन मार्क, और इसने ऑटोमेटिकली उस रेंज को पकड़ लिया लाइक C3 से लेकर E10 तक. C3 से E10 तक. अगर आप समझते हैं कि इसने सही रेंज को उठाया तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक आप यहाँ से इसको बैक स्पेस प्रेस कीजिए, यहाँ से आपकी रेंज उड़ गई और अब यहाँ पर अपना कर्सर लाकर आप दोबारा से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले सेल पे आकर कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इससे भी आप दोबारा सिलेक्शन कर सकते हैं. और प्लस आखिर में जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पर ये चेक जरूर देख लीजिएगा, माय टेबल हैज हेडर्स. इसमें बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ है बिकॉज मेरे टेबल में यहाँ पे हेडर्स है. अगर आपकी टेबल में यहाँ कॉलम हेडर नहीं है तो आप इसको अनचेक करके फिर ओके कीजिएगा. अब मैं इसको ओके करता हूँ. से इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया. और इसका हमें पता कैसे चलेगा? जब मैं सेल के इस टेबल के अंदर अपना कर्सर रखता हूं तो यहाँ ऊपर देखिए टेबल डिजाइन आ जाता है. मैं अगर बाहर कहीं क्लिक करता हूं तो सी ये टेबल डिजाइन रिमूव हो गया. इसी तरह से मैं यहाँ क्लिक करूँ कहीं पर भी ये टेबल डिजाइन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेबल डिजाइन एक्टिवेट हो चुका है. अब हम दोबारा से अपना फंक्शन यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम. बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया एंड आई वेंट टू द लोकेशन और मैंने पूरा कॉलम एज इट इज सिलेक्ट कर लिया. जैसे मैंने कॉलम सिलेक्ट किया मैंने ब्रैकेट क्लोज किया. सी इसने अब इस बार रेंज नहीं ली, इसने टेबल 1 और जनवरी सेल्स, ये जनवरी सेल और ये टेबल 1 है. और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ इसने 180 आंसर दे दिया. अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट. देखिए मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड की H, और जैसे मैं इंटर करता हूँ आप ये देखें कि यहाँ से इसने टेबल की रेंज को यहाँ तक कर लिया. अब ये मेरे टेबल का पार्ट है. पहले ये अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए टेबल की टैब नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं H रो में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टेबल डिजाइन की टैब आ रही है. दैट मीन कि मेरे पास ये टेबल एक्सपेंड हो रहा है. यहाँ पर अगर मैं अब इस टाइप करता हूँ तो क्या ये 180 से 200 हो जाएगा? जैसे ही मैंने इंटर किया सी यहाँ पर ये 200 में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टेबल के अंदर जनवरी सेल्स की रेंज दी हुई है. टेबल में कन्वर्ट करने का हमारा पहला बेनिफिट ये है कि आपकी उस डेटा रेंज के अंदर या उस टेबल के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस अप्लाई होंगे एक्सटर्नल जगह पे वो तमाम के तमाम ऑटो एक्सपेंड हो जाएंगे, ऑटोमेट हो जाएंगे. नॉर्मली होता ये कि अगर हम
अपनी डेटा रेंज के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं या कोई कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो हम उसकी रेंज एक्सपेंड करना अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको टेबल रेंज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके साथ ये नहीं होगा और आपका बहुत सारा काम ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसके अलावा हम जो दूसरा बेनिफिट लेते हैं टेबल से वो ये है कि जब आप यहाँ पे जितना डेटा मर्जी चाहें रो में ऐड करते चले जाएंगे, एक्सपेंड होता जाएगा। लाइक मैं आई कॉलम, आई एक हमारी नई प्रोडक्ट है, वो मैंने ऐड की तो यहाँ पर ये देखिए कि इस साइड पे एक रो ऐड हो चुकी है और ये टेबल एक्सपेंड कर चुका है। मैं यहाँ पर भी 20 लिखता हूँ, यहाँ पर 10 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 10 लिख लेता हूँ। एक चीज और आपको यहाँ मिलेगी और वो ये है कि अगर आप कॉलम के राइट साइड पे एक और आपने कॉलम ऐड करना है या आप यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, लाइक कोई कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर टोटल सेल्स आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स का एक कॉलम ऐड किया। आप ये देखिएगा मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा इट विल बी द पार्ट ऑफ दैट टेबल। इस वक्त आप ऊपर देख सकते हैं कि टेबल की जो टैब है दैट इज नॉट एक्टिवेटेड। इसका मतलब मैं जहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ ये टेबल का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा तो आप यहाँ ऊपर देखिएगा, यहाँ पे टेबल की टैब ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, यहाँ पर ये पूरा कॉलम आपका जो है वो फॉर्मेटेड आ गया अकॉर्डिंग टू टेबल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर टेबल डिजाइन की टैब भी ऐड हो चुकी है। अब इस टोटल सेल्स में अगर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी जनवरी सेल्स प्लस फरवरी सेल्स, आप ये देखें कि ये सेल का रेफरेंस लेने के बजाय रेंज का रेफरेंस ले रहा है जो कि टेबल के अंदर मौजूद है। ये इसकी अपनी कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू ये बता रहा है कि जनवरी सेल्स को प्लस करेगा फरवरी सेल्स के साथ। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इंटर करता हूँ तो एक चीज आपको बड़ी डिफरेंट नजर आएगी और वो डिफरेंट चीज क्या है कि ये जो पूरा कॉलम है इसके अंदर आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है एज इट इज अप्लाइड नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंटर करता हूँ, देखते हैं। जैसे ही मैंने इंटर किया तो इसने बाकी तमाम सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली सेम फंक्शन अप्लाई कर दिया। आप ये देखें कि हर सेल के अंदर इसने बिल्कुल वही काम किया है जो ऊपर वाले सेल में मौजूद था। अब मैं यहाँ से इसके नंबर चेंज करके चेक करता हूँ, इसको मैं 40 करता हूँ तो यहाँ पर इसका टोटल जो है जो 30 था इट शुड बी नाउ 60। टेबल को बताने का मकसद ये था कि हम अपनी पिवट टेबल के अंदर जो सोर्स डेटा यूज होगा उसको बजाय एक्सेल शीट के हम टेबल के अंदर लेंगे, ताकि अगर हम फ्यूचर में कभी उसमें कुछ नया डेटा ऐड करें तो दैट शुड बी रिकॉल्ड बाय पिवट इजीली रादर देन दैट कि हम बार बार जाके उसकी सोर्स डेटा को चेंज करें। ये बात आपको शायद अभी समझ ना आई हो, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको मैं ये बात डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरह काम करती है। बट फॉर नाउ दैट वाज ऑल अबाउट टेबल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये है वो फाइल जिसको हम आज यूज करेंगे पिवट टेबल के लिए एज अ सोर्स डेटा। तो इस फाइल के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहला कॉलम हमारे पास है जोन कॉलम ए में, और दूसरा कॉलम हमारे पास है रीजन, देन उसके बाद है टेरिटरी एंड देन उसके बाद है हमारे पास टेरिटरी कोड यानी टी कोड। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम है दैट इज ब्रिक कोड एंड देन उसके बाद ब्रिक। ब्रिक का फ्लैग है रिटेल या होलसेल। कस्टमर कोड है एंड कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस है यहाँ पे। एंड देन अगर मैं थोड़ा सा राइट पे मूव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का फ्लैग है, यानी उसका क्या वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, रिटेल है या होलसेल है, XYZ। उस कस्टमर का सिटी आ गया। सिटी के बाद आपको यहाँ पे मंथ नजर आ गया, उस मंथ में उस कस्टमर को कितने यूनिट की सेल हुई और कितनी वैल्यू की सेल हुई। इस फाइल में हमारे पास तकरीबन 1,05,972 रिकॉर्ड है। इस फाइल के साथ साथ हम एक और फाइल को साथ ही साथ डिस्कस कर रहे होंगे एंड दैट फाइल इज IMDb मूवी डेटाबेस। ये IMDb वेबसाइट का डेटा है जिसपे हमारे पास मूवीज के नाम है, यानी उनके टाइटल्स, उनकी डेट कब रिलीज हुई तो 2015 से लेकर और पास्ट में ये तकरीबन 1920 तक का डेटा है। देन वी हैव इसमें एक और कॉलम और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। एंड हमारे पास जनरे है, जनरे यानी क्राइम, एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन थी। लैंग्वेज बेस्ड है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन सी यूज हुई हैं, कंट्री कौन सी थी, इसकी ओरिजिन, रेटिंग क्या है, इसके बाद लीड एक्टर कौन था, डायरेक्टर का नाम क्या था, मूवी के FP लाइक्स, उसके बाद IMDb स्कोर्स 1 ऑफ 10 आउट ऑफ 10 के स्केल के ऊपर कितना स्कोर किया मूवी ने, टोटल रिव्यूज कितने आए, ड्यूरेशन मिनट्स में कितना था, ग्रॉस रेवेन्यू कितना रहा और बजट कितना था। इस फाइल में हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है तकरीबन 3725। फाइल को भी हम आगे लेकर चलेंगे जब हमें जरूरत होगी किसी जगह पे डेट के हवाले से या डिफरेंट कॉलम्स के हवाले से, जो कि हमें पिवट टेबल में सीखने के अमल में हेल्प आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द सोर्स डेटा। लेट्स बिगिन।
तो अब देखते हैं कि पिवट टेबल ऐड कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, अपना जो पहला टेबल है इसको हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है और बिना पिवट टेबल से सबसे पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करें। टेबल में क्यों कन्वर्ट करें? ताकि अगर मैं इस डेटा के नीचे कोई रो ऐड करूं या इसके राइट साइड पे कोई कॉलम ऐड करूं तो वो पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली एज इट इज उठ के चला जाए। मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया। सी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है, ये टोटल जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, तमाम की तमाम रोज। अच्छा, टेबल में कन्वर्ट होने के बाद जो है ना, अगर आप नोट करें तो इसकी जो हेडर्स हैं, तो मैं जैसे ही पेज डाउन से इसको डाउनवर्ड मूव करता हूं तो आप ये देखें कि इसके हेडर्स जो है वो आपके कॉलम हेडर बन जाते हैं। तो आप कहीं भी रहें, आपको डेटा वो आपको डिट्रैक्ट नहीं करेगा। आपने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आप ये काम कर लें कि टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसका नाम रखते हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ सेल्स डेटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ वापस इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे अब मैं पिवट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है पिवट टेबल के नाम से और यहाँ पर बटन है रिकमेंडेड पिवट के नाम से। तो रिकमेंडेड पिवट टेबल के लिए मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज ये जो रिकमेंडेशन दे रहा होता है एक्सेल के मुताबिक आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेल डजंट नो। तो आपने रिकमेंडेड के ऊपर नहीं जाना है। फिर भी आपको बताया तो रिकमेंडेड में मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे डिफरेंट डिजाइन दिखा रहा है, यूनिट सोल, सम बाय रीजन, वैल्यू बाय सिटी, एक्स वाई जी, ये बने बनाए टेबल्स आपको बता रहा है, लेकिन आपने इसके ऊपर नहीं जाना है बिकॉज ये आपको डिट्रैक्ट कर सकता है आपका पूरा डेटा। तो करना क्या है, आपने पिवट टेबल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा रही है वो आ रही है सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पर चूंकि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए सेल्स डेटा नाम आ रहा है यहाँ पर टेबल का। अगर आपने डेटा टेबल में कन्वर्ट नहीं किया है तो आप यहाँ से इस मैनुअल सिलेक्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन के थ्रू जाता हूँ। तो क्योंकि मेरी रेंज का नाम ऑलरेडी डिफाइंड है सेल्स डेटा, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सेल्स डेटा लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते। अब इसने दूसरा सवाल पूछा कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, यानी आप नई वर्कशीट में पिवट टेबल बनाना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो कोशिश करें कि जब भी पिवट टेबल बनाए नई वर्कशीट में बनाए, ताकि आपके पास पिवट टेबल नई शीट पर आए और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। तो मैं इसको न्यू वर्कशीट पे रहने देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक, इसने मेरे पास यहाँ कस्टमर सेल्स डेटा के साथ साथ एक शीट ऐड कर दी विच इज शीट 1, जिसमें के पिवट टेबल यहाँ हमारा कॉल हो गया है। तो यहाँ मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि शीट को रीनेम कर देते हैं। आइदर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें शीट नाम पे या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं लाइक दैट। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से पिवट टेबल और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं आता हूँ पिवट टेबल के अंदर। पिवट टेबल में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पिवट टेबल फील्ड शो हो रही है और अगर जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पिवट टेबल फील्ड्स गायब हो जाती हैं। इनकेस आपने पिवट टेबल में क्लिक किया तो आपके पास फील्ड लिस्ट ना हो, फॉर एग्जांपल मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये इसको कैसे शो करना है, दो तरीके इसके। या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट करें या फिर आप जाएंगे पिवट एनालाइज पे टैब पे और यहाँ टैब के ऊपर फील्ड लिस्ट के नाम से आपके पास बटन मौजूद होगा, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फील्ड लिस्ट वापस आ जाएगी। इसको हम देखते हैं पिवट टेबल का जो ब्लैंक पिवट टेबल है वो जिस तरह से दिख रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। यानी ये पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट में से आपने फील्ड को चूज करना है और इन 4 बॉक्सेस में से किसी बॉक्स में आपने ऐड करना होता है। किस बॉक्स में हमने क्या ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है, ये हम जानते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ। तो इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट क्या होती है। याद रखिएगा, फील्ड लिस्ट पिवट टेबल के लिए ईंधन और इंजन का काम करती है। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप समझिए कि 50% आपने पिवट टेबल सीख लिया। फील्ड लिस्ट है क्या, लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमने यहाँ पिवट टेबल के ऊपर जो कि ब्लैंक है इस वक्त, हमने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ राइट साइड पे देखता हूँ तो ये हमारी फील्ड लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर मेरे पास सर्च का बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूंगा तो मेरे पास ये तमाम फील्ड लिस्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद मेरे पास ये डिफरेंट फील्ड्स है, जोन, रीजन, टेरिटरी, टी कोड, बी कोड, ब्रेक, एक्स वाई जी, सो ऑन। आखिरी कॉलम मेरा वैल्यू का है। ये क्या चीज है, ये बेसिकली आपकी सोर्स डेटा में आपके कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर चलूं अपनी सोर्स डेटा पे कस्टमर सेल्स डेटा में, तो यहाँ पहला कॉलम है जोन, देन उसके बाद है रीजन, टेरिटरी, टी कोड, बी कोड, ब्रेक एंड सो ऑन। यानी पिवट टेबल में आपकी जितनी फील्ड्स हैं ये तमाम के तमाम आपकी सोर्स डेटा के कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को हमने यहाँ पर इन 4 बॉक्सेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इन 4 कॉलम्स में कौन सी वैल्यूज आएंगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं रीजन्स। रीजन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके
रोज में ड्रॉप कर देता हूँ। आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसमें रोज में ड्रॉप किया, इसने मुझे रो लेबल के नाम से मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, डीजी खान, गुजरावाला, सरगोदा एंड साहिवाल, इन रीजन्स को मेरी रोज में इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखने की बात यह है कि इसने तमाम की तमाम वैल्यूज को यूनिक करके यहाँ पे ड्रॉप किया है। यानी आप अगर रो में या कॉलम में कोई भी चीज लेंगे, यानी इस फील्ड में आप कोई भी चीज लेंगे, तो वो आपको यूनिक रिकॉर्ड के तौर पे यहाँ पे कॉल होगी। इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू सारी रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं आपको सोर्स डेटा पे लेकर जाऊं, यहाँ आप सिर्फ देखें कि बहावलपुर के रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं। इवन हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं। इस 1 लाख रिकॉर्ड में से इसने यूनिक करके हमारे पास जो रिकॉर्ड कॉल करके लाए हैं, दैट इज 8 रिकॉर्ड्स। चले अब एक काम करते हैं, हम इस रीजन को यहाँ पे वापस ड्रॉप करते हैं और यहाँ से कोई और वैल्यू उठाकर लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ फ्लैग। अब मैं देखता हूँ कि मेरे डेटाबेस में टोटल यूनिक फ्लैग्स कितने हैं। तो अगर जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, इसने बताया कि R और W ये 2 फ्लैग्स हैं आपके पास। मैं अपने डेटा पे गया, मैंने यहाँ से ब्रिक फ्लैग उठाया और चेक किया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं टोटल डेटा में। तो हम यहाँ वापस आ गए। हमने कहा यार ऐसा करो कि ये C फ्लैग उठा के इस B फ्लैग को वापस करो और C फ्लैग उठा के यहाँ लेकर आओ। लेट्स सी कि C फ्लैग में कितने फ्लैग्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास C आ रहा है, D आ रहा है, H, R, W एंड V। तो ये मेरे पास डिफरेंट फ्लैग्स आ रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर के फ्लैग्स हैं। C फॉर चेन फार्मेसीज, D फॉर डॉक्टर्स, H फॉर हॉस्पिटल, रिटेल। इसके अलावा आपके पास आ गई वेसिनिटी एंड द होलसेल। अच्छा, ये तो हमने रो में ड्रॉप किया। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से हम ड्रैग करके यहाँ से कॉलम की तरफ भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं कॉलम में ड्रॉप करूं और रो में ड्रॉप करूं, तो आप यहाँ देखिएगा कि हमारे जो डेटा है उसमें क्या डिफरेंस आता है। मैंने रो से उठा के इसको कॉलम में किया, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो गया। इसको मैंने कॉलम से वापस रो में किया, तो ये वर्टिकली स्प्रेड हो गया। अच्छा जी, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से C फ्लैग को यहाँ पर कॉलम में ड्रॉप करता हूँ और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ले लेते हैं रीजन्स को, और रीजन्स को मैंने यहाँ पे रो में ड्रॉप कर दिया। आपके पास 2 वे यूनिक रिकॉर्ड के साथ वैल्यूज कॉल हो सकती हैं, जिसमें आपके हॉरिजॉन्टल वे यानी कॉलम के अंदर आपके पास कस्टमर फ्लैग है और वर्टिकल वे यानी रोज के अंदर आपके पास रीजन्स हैं। इस रो बॉक्स या कॉलम बॉक्स में आप उन फील्ड्स को लेंगे जिनके अंदर टेक्स्ट या डेट का रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, जिन कॉलम्स में डेटा रिकॉर्ड है, जैसे कि ये वैल्यू और यूनिट सोल्ड, इनको आपने यहाँ कॉलम या रीजन में कॉल नहीं करना है। हम एक काम ये करते हैं, हम यहाँ कॉलम से फ्लैग को रिमूव करते हैं और यहाँ पर मंथ को कॉल कर लेते हैं। मंथ को मैंने दोबारा ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। हमारे पास 3 महीने हैं, जैन, फेब और मार्च। जैन, फेब और मार्च की बेस पे आई वांट टू सी दीज रीजन्स की टोटल सेल्स इन यूनिट। तो मैं यहाँ से यूनिट को ट्रैक करके वैल्यू वाले बॉक्स में ड्रॉप करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं। आप ये देखें कि ये मेरे पास मुल्तान की जनवरी की सेल्स आ गई, फरवरी की टोटल सेल्स आ गई और मार्च की टोटल सेल आ चुकी है। ये डेसिमल में नंबर्स आ रहे हैं, इसको एडजस्ट कैसे करना है ये हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखें कि आपके पास तमाम रीजन वाइज आपकी मंथ वाइज सेल्स ड्रॉप होके आ रही है। आप यहाँ से अगर मंथ रिमूव कर देंगे तो आपके पास टोटल में मुल्तान ने अब तक फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल की है और तमाम रीजन्स ने इस तरह कितनी सेल की है, ये आपके पास टोटलिटी में आ रही है। और सब रीजन्स की मिला के सेंट्रल जोन की टोटल सेल्स कितनी हुई है यूनिट में, वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आपने यहाँ पे वैल्यू के अंदर ये वैल्यू वाला कॉलम ऐड किया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूनिट के साथ साथ वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिक कॉलम भी आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ वैल्यू ड्रॉप किया, आप देखिए कि यहाँ पे यूनिट और वैल्यू दोनों मेरे सामने आ रही है। यहाँ यूनिट कितने हैं, वैल्यू कितनी है, इसको लेट से हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉमा स्टाइल में लाकर और इसके डेसिमल रिमूव कर देते हैं। सो आई कैन सी कि 8 मिलियन यूनिट के अगेंस्ट 134 मिलियन की सेल की है मुल्तान ने, 14 मिलियन के अगेंस्ट 231 मिलियन की यूनिट की लाहौर ने, इसी तरह से सो ऑन। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज पहले देखें और यूनिट बाद में देखें, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, वैल्यू को सिंपली ड्रैग करके अपवर्ड मूव कर दूंगा। तो यहाँ देखें वैल्यू ऊपर आ गई और यूनिट नीचे चले गए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो रीजन है, रीजन के नीचे मंथ दिखने चाहिए, तो मैंने यहाँ से मंथ उठाए और यहाँ रीजन के नीचे ड्रॉप कर दिया। मुल्तान की मंथ वाइज सेल मेरे सामने आ रही है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं जैन, फेब, मार्च की सेल कितनी है और टोटल मुल्तान कितना है। लाहौर की टोटल सेल्स कितनी है और जैन, फेब, मार्च में कितनी है। फैसलाबाद की क्वार्टर में सेल्स कितनी है और जैन, फेब, मार्च में कितनी है। इसी तरह से सो ऑन। मैं चाहता हूँ मैं मंथ वाइज चेक करूँ, तो मैं मंथ को यहाँ से रीजन को ड्रैग
ड्रैग करके ड्रॉप डाउन कर देता हूँ और आप देखेंगे जनवरी में मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर ये सारी फील्ड्स की सेल कितनी आई, फेब में कितनी आई एंड मार्च में कितनी आई। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से डेटा को देखना चाहते हैं। इन बॉक्सेस में आप जितनी फील्ड्स को ड्रॉप करेंगे उसमें जितना डेटा चाहें आप इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ मंथ को यहाँ पर लेता हूँ तो आप ये देखें किस तरह से इसने जो है ना यूनिट और वैल्यूज की बेस के ऊपर, वैल्यू और यूनिट की बेस के ऊपर हमें डेटा सेपरेट करके दे दिया मुल्तान का। इस डेटा को मजीद सेग्रीगेट करते हैं और अब हम यहाँ पे लेते हैं बी फ्लैग और बी फ्लैग को मैं यहाँ से ड्रैग करके रीजन के नीचे ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉप किया आप देखिए कि मुल्तान की रिटेल और होलसेल मुझे जैन, फैब और मार्च की बेस पे यहाँ पे नजर आ रही है वैल्यू में, और जैन, फैब और मार्च की बेस पे सेग्रीगेट होके यहाँ पे यूनिट पे नजर आ रही है। यहाँ पर हमने बात की कॉलम्स की, कॉलम के अंदर कौन सी फील्ड आएंगी, रोज में कौन सी आएंगी और वैल्यूज में कौन सी आएंगी। कॉलम और रोज का मैंने बताया टेक्स्ट और डेट्स का डेटा है वो आपने रो और कॉलम में लेना है। आपके पास जो वैल्यू की फील्ड है उसमें आपने न्यूमेरिक डेटा लेना होता है। अब आती है बात की हमारे पास चौथा बॉक्स जो है वो ब्लैंक रह गया है, ये फिल्टर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुल्तान की सेल्स रादर देन दैट की ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बनता चाह रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुल्तान की रिटेल सेल देखूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बी को फिल्टर में ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने बी फ्लैग को फिल्टर में लिया आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास बी फ्लैग का अलग से फिल्टर के ऊपर एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो क्लिक किया और मैंने इससे कहा कि पूरे डेटा को जो नीचे टेबल में शो हो रहा है सिर्फ रिटेल वैल्यूज मुझे शो कर दो। मैंने ओके किया। आप देखें कि ये तमाम की तमाम सिर्फ रिटेल वैल्यूज आ रही हैं जो कि टोटलिटी में 62 मिलियन बन रही है यूनिट के अंदर और 1.023 बिलियन की टोटल वैल्यू बन रही है इन रुपीज में। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो होलसेल की बेस पे दिखाओ होलसेल का टोटल कितना है, और मैंने ओके किया। इसने मुझे विदाउट यहाँ पे शो किया हुआ कि ये होलसेल का डेटा है, जस्ट ऊपर फिल्टर लगा के और मुझे इसने यहाँ पे शो कर दिया 32 मिलियन का होलसेल का डेटा, 1.9 मिलियन यूनिट्स का टोटल होलसेल डेटा आ रहा है। यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन होता है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। मैंने यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम तब करना होता है जब मेरे पास यहाँ पे 2 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो मैं यहाँ चेक लगाकर भी उनको सिलेक्ट कर सकता था। राइट नाउ मैं इसको चेक लगा के ओके करता हूँ और ये कंप्लीट हो चुका है, मेरे सामने आ चुकी है फील्ड। अच्छा अब हम बात करते हैं कि ये फिल्टर भी मौजूद है और यहाँ पर ये फिल्टर भी मौजूद है, दोनों में फर्क क्या है इसका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ और मैं यहाँ से मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखिए कि सिर्फ 3 रीजन सिलेक्ट होके यहाँ पे मेरे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जो ऊपर का फिल्टर है, ये जो फिल्टर है ये उस डेटा के लिए फिल्टर लगाया जा सकता है जो कि यहाँ पर नीचे पिवट में सिलेक्टेड नहीं है। बिकॉज मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि अगर मैं बी फ्लैग को यहाँ रीजन के नीचे मूव करता हूँ तो मेरा जो टेबल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ बी फ्लैग है, अगर मैं कोई और कॉलम उठाऊंगा या कोई और फील्ड उठाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसको फिल्टर में मूव किया कि ये ऊपर मुझे फिल्टर में लगा हुआ नजर आए और मैं इसके साथ ये देख सकूं कि टोटल रिटेल सेल्स कितनी है, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। यानी वो फील्ड जो आपके डेटा में डिस्प्ले नहीं हो रही लेकिन उसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है और उस फिल्टर की बेस पे आपकी वैल्यू शो हो रही है यहाँ पर, उस फील्ड को हम लेते हैं फिल्टर में और जो फील्ड आपकी डिस्प्ले में आ रही होती है उसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो इन चारों फील्ड्स को डिफाइन करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसको समराइज कर लें। ये पिवट टेबल का पूरा टूलबार हमारे सामने है। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना होता है फील्ड लिस्ट जो कि यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होती है रेड बॉक्स में। इसके साथ हमारे पास जो नीचे 4 बॉक्सेस हैं उनके अंदर सबसे पहले हम कॉलम की अगर बात करते हैं, वेरिएबल इंक्लूडेड इन द कॉलम फील्ड अपीयर्स एज इंडिविजुअल कॉलम्स विद इन द पिवट। यानी आपको कॉलम हेडर के तौर पे जो वेरिएबल चाहिए वो आप यहाँ पे मूव करोगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, और रो के हेडर के तौर पे जो आपको चाहिए वो यहाँ आप रो वाले कॉलम में ऐड करोगे। सिमिलरली ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपने फिल्टर को यहाँ अप्लाई करना है तो उसको आपने यहाँ पर लेना है, राइट, फिल्टर वाली टैब में। और अगर आपने कोई ऐसा न्यूमेरिक डेटाबेस कॉलम है जिसको आपने मूव करना है, लाइक सेल्स हो गई या आपके कोई ऐसे एब्सोल्यूट नंबर हो गए जो कि न्यूमेरिक हैं और आप चाहते हैं कि उनकी वैल्यू सम होकर आए, तो उस सम होने वाली वैल्यूज को आपने यहाँ पे वैल्यू की फील्ड में लेना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फील्ड लिस्ट ऑफ द पिवट टेबल। लेट्स मूव फर्दर।
बात करते हैं पिवट टेबल में मौजूद मजीद कुछ ऑप्शंस की। इस वक्त मेरे सामने जो स्क्रीन पे टेबल है, इस पे मैंने बी फ्लैग और रीजन पे फिल्टर लगाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है मुल्तान रीजन की रिटेल ब्रेक शो करो और जिसकी सेल मुझे जैन, फैब और मार्च की बेस के ऊपर इन 4 सिटीज के हिसाब से चाहिए। अच्छा, मैं बाहर अगर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए कि ऊपर कोई टैब नजर नहीं है, एडिशनल टैब हेल्प के बाद कोई टैब एडिशनली नजर नहीं आ रही। जैसे ही मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन के नाम से 2 टैब्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। आपके पास वर्जन के डिफरेंस की वजह से इस टैब की बनावट और इसके डिजाइन में डिफरेंशिएशन हो सकता है, बट अगेन यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो सेम रहेंगे। तमाम ऑप्शन सारे वर्जन्स में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। जो पुराने वर्जन है 2007 और उससे बिलो वाले, उसमें शायद आपको कुछ ऑप्शन ना मिले, लेकिन मेजोरिटी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये 3 एक्शन बटन्स की। पहला है क्लियर, दूसरा है सिलेक्ट एंड तीसरा है मूव टेबल्स, मूव पिवट टेबल। मैं यहाँ पे अंदर रहकर मैं चाहता हूँ कि क्लियर का बटन, तो अगर मैं यहाँ से, मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्लियर ऑल और क्लियर फिल्टर। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो ये मेरे पास जितनी फील्ड सिलेक्टेड हैं ये तमाम के तमाम डीसेलेक्ट होके, तमाम फिल्टर रिमूव होके ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म में चला जाएगा। जब हम फिल्टर ऐड करते हैं उस स्क्रीन पे चला जाएगा। अक्सर औकात हमारे पास कुछ इस तरह के पिवट्स होते हैं जिसमें डेटा की फील्ड्स बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा फिल्टर लगाने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे हमने फिल्टर लगाया था, किस जगह नहीं लगाया था, यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह के बड़े टेबल्स में आपको ये बटन यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए दिया हुआ है कि क्लियर ऑल कर दे, ताकि आपके तमाम ऑप्शंस ऑफ हो जाए और बिल्कुल आप जीरो से दोबारा से अपना पिवट डिजाइन कर सको। लाइक मैं आपको प्रेस करके बताता हूँ, मैंने क्लियर ऑल प्रेस किया, इसने बिल्कुल बेसिक पे जाकर मुझे उसी रिपोर्ट पे ले गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जी अंडू का बटन है और इससे ही होगा ये कि मैं जो प्रीवियस मेरा पिवट था उसको मैंने रिस्टोर कर दिया। अगेन मैं यहाँ क्लियर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लियर फिल्टर्स लिखा हुआ है। क्लियर ऑल से ये तमाम की तमाम कमांड्स गायब हो गई थी। और क्लियर फिल्टर से क्या होगा, क्लियर फिल्टर से ये जो मेरे 2 फिल्टर लगे हुए यहाँ पर, रिटेल का और मुल्तान का, ये रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास तमाम डेटा शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने क्लियर फिल्टर किया, इसने मुझे तमाम सिटीज का डेटा यहाँ पे दे दिया जैन, फैब और मार्च की बेस के ऊपर। मैं इसको कंट्रोल जी करके दोबारा से फिल्टर पे लगाता हूँ। अच्छा, ये तो क्लियर का बटन था। अब बात करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने कहा इंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट करना है या फिर आप दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट करो। देखिए इसने पिवट टेबल्स की जो बाउंड्रीज थी सिर्फ उसको सिलेक्ट किया। अब मैं सिलेक्ट पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार लेबल्स पे क्लिक किया तो इसने लेबल्स को सिलेक्ट कर लिया। जब मैं वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को हाईलाइट करता है, लेकिन ये बटन आई थिंक यूजलेस है। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन या कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके हम अपनी नेविगेशन शॉर्टकट कीज यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है, आपका टाइम सेव होगा। तीसरा बटन है वो यहाँ पर है मूव पिवट टेबल। मूव पिवट टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने मुझसे पूछा कि आप न्यू शीट पे मूव करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर। यानी अगर आपने पिवट टेबल को मूव करना है तो आप ये बटन यूज कर सकते हैं। मैंने कहा एग्जिस्टिंग पिवट शीट के ऊपर यूज करो और इसी टेबल पे इस सेल के अंदर इसको मूव कर दो और मैंने इसको ओके किया। अब देखिए मेरा पिवट टेबल आगे मूव हो गया है। मैंने अगेन कंट्रोल सी किया और इसको पीछे मूव किया। आप सोच रहे होंगे कि इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखिए इसने सारी फॉर्मेटिंग तो उठा ली, लेकिन इट्स नो मोर पिवट टेबल। आप ऊपर देख सकते हैं पिवट टेबल की टैब्स वाजे नहीं हो रही। कंट्रोल जी किया और मैं वापस आया और मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल की टैब्स आ रही हैं। तो आपको पिवट टेबल को जब भी कॉपी करना हो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और एल्स आप यहाँ से अगर इसको पूरा कॉपी करेंगे, इस वक्त तो ये इतना ज्यादा ओपन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा टेबल होता और मैं इसके अंदर ज्यादा वैल्यूज होती तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो आप यहाँ से मूव पिवट टेबल को भी क्लिक कर सकते हैं। So that was all about these 3 options and we will see next in the upcoming videos. पिवट टेबल को रिफ्रेश क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी करके। राइट, ये वैल्यू है हमारे पास 8.2 मिलियन यूनिट्स की, जो कि मुल्तान के सेल आउट हुए हैं अब तक की वैल्यूज के मुताबिक। मैं इसको नंबर को प्रॉपर फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड नाउ कम बैक। यहाँ पर मेरा सोर्स डेटा है और सोर्स डेटा में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंट्री ऐड हुई है जिसमें कि मैंने यहाँ पे मुल्तान में कुछ मजीद सेल की है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ मुल्तान, तो मैं यहाँ यूनिट सोल्ड के अंदर एक बड़ी अमाउंट लिख देता हूँ ताकि कोई इम्पैक्ट आए तो वहां पर बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ 99999 करके इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरी 99 मिलियन की वैल्यू शुड बी एडेड इन द मुल्तान।
लेकिन यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। दैट मीन पिवट टेबल में जब आप होते हैं तो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती, चाहे आपके बैकएंड डेटा के अंदर जितनी मर्जी चेंजेस करते रहें। इन केस अगर ये हमारा बैकएंड डेटा अगर टेबल फॉर्मुलेटेड ना होता तो फिर हमें यहाँ पर इसकी रेंज, पिवट टेबल की रेंज यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज में से चेंज सोर्स, तो सोर्स को हमें चेंज करना पड़ता। लेकिन चूंकि हमने बैकएंड डेटा यहाँ पर टेबल फॉर्म में रखा हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर रिफ्रेश का बटन जरूर यूज करेंगे, बिकॉज एक्सेल में पिवट टेबल जब भी आप यूज करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक डेटा अपडेट नहीं होता, बिकॉज डेटा अपडेट होने में सिस्टम की बहुत रिसोर्सेज यूज करता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसकी हैवी होती है, जिसकी वजह से एक्सेल के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि इसको ऑटो रिफ्रेश की जगह पे रिफ्रेश का बटन दे दिया जाए, ताकि यूजर अपने एंड पे जब उसको लगे कि उसका डेटा फाइनलाइज हो चुका है तो उसको रिफ्रेश कर ले। तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, लेट्स सी। जैसे मैं इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करता हूं तो आप ये देखिएगा कि 8.2 मिलियन इस 8.2 मिलियन से डिफरेंशिएट कर जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर लास्ट में एक वैल्यू ऐड की है विच इज 99 मिलियन। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं पिवट टेबल एनालाइज में आया और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश बटन प्रेस किया, ये 108 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, यानी 8 मिलियन और ये 108 मिलियन, बिकॉज 99.99 मिलियन हमने इसमें ऐड किया है। अब अगर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इस रो को डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं वापस आता हूँ पिवट टेबल में, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको रिफ्रेश दोबारा से करूंगा तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। इन पिवट टेबल किस तरह से होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने नॉर्मल टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, उसी तरह से आप यहाँ पर पिवट टेबल में भी कंडीशनल और नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आप सीधा जाएंगे होम टैब के ऊपर, होम टैब में आपके पास ये जितने भी नंबर फॉर्मेट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डेटा बार्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा बार्स के हिसाब से इसको अपडेट कर देगा। और मैं वैल्यू कॉलम के ऊपर यहाँ पर डेटा बार्स लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन लगाया, ब्लू लगाया, या मैं इसको डार्क कलर में देता हूँ तो भी अपडेट कर देगा, ब्लू में देता हूँ तब भी अपडेट कर देगा, येलो में भी अपडेट कर रहा है। अगर मैं डेटा बार्स नहीं लगाना चाह रहा, कोई आइकन सेट लगाना चाह रहा हूँ तो ये भी पॉसिबल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे आइकन सेट आ रहे हैं। अगर मैं आइकन सेट नहीं लगाना चाह रहा, कोई वैल्यू को ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू कोई कंडीशन लगाना चाहो तो भी लग जाएगी यहाँ पर। अगर मैं कलर स्कीम लगाना चाहूंगा तो भी पॉसिबल है इन एक्सेल, यू कैन एज पर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिमिलरली अगर आप कोई फॉर्मेटिंग नॉर्मली अप्लाई करना चाहे तो यू कैन डू इट। सो एक्सेल में फॉर्मेटिंग हो नंबर की या टेक्स्ट की या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, दोनों आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि आप अदर एक्सेल शीट के अंदर लगाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग एंड द डेटा रिफ्रेशिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि पिवट में आप सब सॉर्टिंग लगाते हैं तो क्या होता है, किस तरह से लगती है। मैं क्लिक करता हूं पिवट टेबल के अंदर और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है मुझे। मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया एंड देन मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है A to Z सॉर्ट और सॉर्ट Z to है। ये सॉर्ट A to Z और Z to है, ये अप्लाई होता है यहाँ पे रो लेवल पे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Z to A करते हैं इसको। NC बिहाड़ी इज ऑन अपवर्ड और बहावल नगर इज ऑन डाउन। अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसे कहता हूँ सॉर्ट A to Z, तो A to Z में रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग ले आता है। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे सम ऑफ वैल्यू पे और यूनिट्स पे सॉर्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फिल्टर एक ही मौजूद है, तो मैं इसी फिल्टर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब फिल्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास A to Z और Z to A के नीचे एक ऑप्शन है मोर सॉर्ट ऑप्शंस, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करते साथ ही मेरे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में A to Z बाय, डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A बाय। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A बाय एंड देन उसके बाद में यहाँ नीचे सिटी के साथ जो ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरे तमाम कॉलम्स को दिखा देगा। तो इस वक्त मेरे पास 3 कॉलम है, वैल्यू सोल्ड, यूनिट सोल्ड के साथ सिटी का कॉलम। तो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू। वैल्यू को मैंने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, Z to A सॉर्टिंग इस पे अप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, सी जो लार्जेस्ट वैल्यू थी ये अपवर्ड आ गई और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो डाउनवर्ड जा चुकी है। इसी तरह से अगर मुझे सॉर्टिंग लगानी है फॉर यूनिट, तो मैं यहाँ वापस आया और मैंने इसको कहा कि यहाँ पे यूनिट सोल्ड पे सॉर्टिंग लगा
दो, बल्कि इवन इसको A to Z करके यूनिट सोल्ड पे सॉर्टिंग लगा दो, और मैंने ओके कर दिया। सबसे कम यूनिट सेल हुए थे वो ऊपर आ गए, और सबसे ज्यादा यूनिट सेल होने वाला रीजन वो नीचे चला गया। न्यूमेरिक कॉलम को सॉर्ट करने के लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट की नहीं है बल्कि एक शॉर्टकट मेथड है। उसके लिए आपको करना ये है कि आपने किसी भी न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते साथ ही आपके पास यहाँ पे एक सॉर्ट का ऑप्शन है, और सॉर्ट के ऑप्शन की बेस के ऊपर आप उस कॉलम को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बोथ एंड के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं। I would personally prefer this method. So again up to you कि आप किस मेथड में कंफर्टेबल है। ये तो था जी आपकी सॉर्टिंग से रिलेटेड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम कि फिल्टर किस तरह से लगाया जाता है। इसके लिए भी हमारे पास ये फिल्टर का एक ही ऑप्शन है, और मैं इस पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे आता है एक लेबल फिल्टर, एक वैल्यू फिल्टर और एक टेक्स्ट लगे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बहावल नगर, बहावलपुर, बक्कर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, ये सबको रहने देता हूँ, बकाया डेटा स्लाइस कर देता हूँ। सी फिल्टर लग चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फिल्टर मेरा जो है दैट शुड बी ऑन अ वैल्यू और यूनिट सोल्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा लेबल फिल्टर में आपके पास मजीद ऑप्शन क्या है, एक तो आपके पास ये चेक्स ऑप्शन थे, दूसरे ऑप्शन आपके पास है बिगिन विद। अच्छा मैं जी बिगिन विद कहता हूँ कि इसको ऐसे तमाम ऑप्शन ले आओ जो बिगिन विद के आते हैं, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो उसी खुशाब आने वाले कसूर, ये 3 ऑप्शंस मेरे सामने आ चुके हैं। इसी तरह से आपके पास मजीद ऑप्शन है लेबल फिल्टर में, और ये तमाम आप यूज कर सकते हैं एज पर द नॉर्मल फिल्टर, लेकिन सिंगल फिल्टर के लिए आप ये नोट करें कि जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे चेक लग गया है, और यहाँ से हमें ये बता भी रहा है कि बिगिन विद का फिल्टर यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है। और मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ कि इस ऐसी तमाम वैल्यूज को कॉल करके ले आओ जो कि ग्रेटर देन हो। अब ग्रेटर देन किससे हो, मैं चूंकि वैल्यू पे लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फिल्टर ये लगा देता हूँ 15 मिलियन। 15 मिलियन से ग्रेटर देन जो भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम कॉल कर लो। देखिए यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक फिल्टर लगा हुआ है जिसमें खुशाब खानेवाल कसूर थे। जैसे मैं इसको ओके किया, इसने उस फिल्टर को रिमूव करके एक नया फिल्टर अप्लाई कर दिया जिसमें वो तमाम एरियाज जहाँ पे सेल 15 मिलियन से ज्यादा थी उनको कॉल कर लिया। मैं अगेन यहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास लेबल फिल्टर के साथ जो चेक लगा हुआ था वो रिमूव हो चुका है। अब वैल्यू फिल्टर के साथ चेक लगा हुआ जो कि ग्रेटर देन पे बेस करता है। एक पिवट टेबल में कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर आप सिर्फ एक टाइम पे एक जगह पे फिल्टर लगा सकते हैं, या तो वो वैल्यू फिल्टर होगा या लेबल फिल्टर होगा। ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कुछ फिल्टर लगाना है यहाँ पर रो लेवल में, और दूसरा मुझे फिल्टर यहाँ पे लगाना है वैल्यू के ऊपर कोई कट ऑफ पॉइंट लगा के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास पिवट टेबल ऑप्शंस है। पिवट टेबल ऑप्शन में जैसे ही मैं आता हूँ, ये ऊपर मेरे पास टेबल का नाम है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ जाता हूँ फिल्टर्स के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है फिल्टर की टैब के अंदर, अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, यानी इसको मैं जैसे ही चेक ऑन करूंगा तो अब मैं अपनी फील्ड के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकता हूं। तो मैं इसको ओके करता हूं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूं, जैसे मेरे पास वैल्यू फिल्टर लगा हुआ है, और वैल्यू फिल्टर के साथ मैंने इससे कहा कि वैल्यू फिल्टर में मैंने इससे कहा था कि आपने 15 मिलियन से ऊपर की वैल्यू को कॉल करना है, और यहाँ मैं लेबल फिल्टर पे आ जाता हूँ। लेबल फिल्टर के ऊपर मैं इसे कहता हूँ 15 मिलियन से ऊपर वाले वो रिकॉर्ड जो कि स्टार्ट होते हैं विद बी। तो मैंने ओके किया। 15 मिलियन से ऊपर के रिकॉर्ड और जो स्टार्ट होते हैं बी से, वो तमाम के तमाम कॉल कर लिए। और यहाँ इसको चेक करने के लिए मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अब दोनों चेक मेरे ऑन हैं। दोनों चेक यानी लेबल फिल्टर भी मेरा लगा हुआ है जो कि बिगिन विद है, और वैल्यू फिल्टर भी लगा हुआ है जो कि ग्रेटर देन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्टिंग एंड फिल्टर से रिलेटेड एक चीज और है जो मैं आपको इंशाल्लाह पिवट लेआउट वाली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। In this lecture, we are going to look at different layouts for the pivot table in Excel. Let's begin. So यहाँ हमारे पास एक पिवट टेबल है जिसमें रोज में रीजन सिलेक्टेड है एंड वैल्यूज में यूनिट सोल्ड सिलेक्टेड है। दैट मीन साहिवाल में 5.5 मिलियन की सेल हुई एंड सो ऑन। यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि हर रीजन के साथ उसका सिटी भी देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से सिटी को ट्रैक किया और रीजन के नीचे ड्रॉप कर दिया। मेरे पास साहिवाल के साथ सिटीज भी आ रहे हैं, और इसके बाद मैंने इससे कहा कि मुझे यहाँ पर ब्रिक फ्लैग इस सिटी के नीचे चाहिए। मैंने ब्रिक फ्लैग को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास साहिवाल सिलेक्टेड है एंड साहिवाल के नीचे यहाँ मेरे पास आ रहा है बहावल नगर। साहिवाल इज द रीजन एंड बहावल नगर इज द सिटी। और इस तरह से हर सिटी के नीचे हमारे पास रिटेल एंड होलसेल ब्रिक्स की बेस के ऊपर उसकी यूनिट सेल्स मौजूद है। यहाँ हमने रीजन के नीचे सिटी और सिटी के नीचे फ्लैग लिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फिल्टर हम एक रो लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास रीजन, सिटी और बी फ्लैग 3 रो लेवल्स हैं। तो फिल्टर किस तरह से अप्लाई होगा देखते हैं। मैंने यहाँ फिल्टर ऑन किया और मैंने इससे कहा कि तमाम के तमाम लेबल फिल्टर जो कि स्टार्ट
होते हैं एस से उनको कॉल कर लो। मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास ये ओके करने के बाद तमाम के तमाम एस के रिकॉर्ड होने चाहिए। देखते हैं, मैंने ओके किया एंड सी इसने यहाँ पे फिल्टर का आइकन तो अपडेट कर दिया, बट यहाँ पर बहावल नगर भी आ रहा है जो बी से स्टार्ट होता है और रिटेल होलसेल भी आ रहा है। बट अगेन यहाँ पर इसने फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो फिल्टर कहाँ अप्लाई हुआ है? फिल्टर अप्लाई हुआ है यहाँ रीजन के कॉलम में, और सिटी और फ्लैग का जो कॉलम है उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। देखते हैं इसमें, मैं साइवाल के साथ मौजूद इस माइनस बटन को क्लिक करता हूँ एंड देन मैं सरगोदा के साथ मौजूद माइनस बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये सम अप होके यहाँ पे आ रहा है मेरे पास और इसने रीजन के कॉलम में फिल्टर अप्लाई कर दिया है। लेट्स क्लियर द फिल्टर एंड मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन द सिटी कॉलम एंड सिटी कॉलम पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ मैं अगर लेबल फिल्टर पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ देखिए कि लेबल फिल्टर के साथ सिटी लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन कि अगर मुझे सिटी की बेस पे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं सिटी पे क्लिक करके सॉर्टिंग करूंगा, अगर मुझे फ्लैग की बेस पे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं फ्लैग पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर ऑन कर सकता हूँ। बट अगेन इतनी डिटेल कौन याद रखे, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर मी। इसके अलावा मेरे पास एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि मैंने डिफरेंट फील्ड्स ली हुई हैं लाइक रीजन, सिटी एंड फ्लैग, और वो एक ही कॉलम में गैप के साथ यहाँ पे शो हो रही है। ये भी मेरे लिए एक रियल मसला है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कॉलम में रीजन, उसके बाद सेकंड कॉलम में सिटीज, द थर्ड कॉलम में ब्रिक फ्लैग, ताकि मैं अपना डेटा इजीली एनालाइज कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पिवट टेबल के डिफरेंट लेआउट को चेक करना होगा। अब ये लेआउट अप्लाई कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों लेआउट में क्या डिफरेंस है। जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मौजूद है हमारे पास स्क्रीन पे वो है कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके तमाम की तमाम फील्ड, यानी ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी और उसके नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अलग से इस तरह एक ही कॉलम में दिख रहे हैं। अगर मुझे इनको डिफरेंट कॉलम्स में रखना है, लाइक मेन कैटेगरी आपकी फर्नीचर जो है वो एक कॉलम में आ जाए, द सेकंड कैटेगरी बुक केसेस वो सेकंड कॉलम में चली जाए एंड द थर्ड वन जो प्रोडक्ट का नाम है दैट शुड बी इन द थर्ड कॉलम, तो मुझे यूज करना होगा आउटलाइन फॉर्म, या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो हम आगे चल के देखेंगे। आउटलाइन फॉर्म में हमारे पास पहले कॉलम में हमारी एक कैटेगरी आ जाएगी, दूसरे कॉलम में हमारे पास सब कैटेगरी आ जाएगी और तीसरे कॉलम में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा एंड देन हम उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी या जो भी हमारे पास फील्ड है न्यूमेरिकल उसको देख सकते हैं। एक जो और डिफरेंस है वो ये है कि आप यहाँ पर अगर देखें इस कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन में हमारे पास जो फिल्टर का बटन है वो एक ही है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर एट अ टाइम फिल्टर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर कॉलम में अलग अलग फिल्टर मौजूद है, तो अगर हम चाहें तो अपने तमाम कॉलम्स पे एक ही दफा में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम वापस अपनी एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और यहाँ हम अगर टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन की दो टैब्स मौजूद है। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ आप ये देखिए दोनों टैब्स यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। मैं यहाँ वापस अंदर क्लिक करता हूँ और मैं डिजाइन टैब में जाता हूँ। डिजाइन टैब में हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में लेआउट की कमांड्स मौजूद हैं, डिफरेंट रिपोर्ट लेआउट से। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो शो इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो हमारा करंट व्यू है रिपोर्ट का लेआउट है दैट इज इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, और यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है शो इन अ आउटलाइन फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड सी कि यहाँ मेरे पास ये आउटलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक फिल्टर अप्लाइड है। इसको मैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी कर देता हूँ एंड देन अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट कॉलम के अंदर अगर फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि यहाँ पर रिटेल ले लो, और रिटेल के बाद यहाँ से इसने यानी सिटी कॉलम के अंदर डेटा को फिल्टर करो बेस्ड ऑन के बिगिन विद एम हो, और मैंने इसको ओके कर दिया। इसने तमाम फील्ड में सिर्फ एम रिकॉर्ड वाली फील्ड्स को उठा लिया और यहाँ सिर्फ रिटेल सेल्स उठा ली। मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर करता हूँ और इसको भी यहाँ से क्लियर फिल्टर कर लेते हैं और यहाँ मजीद देखते हैं रिपोर्ट लेआउट के अंदर हमारे पास जो आउटलाइन फॉर्म के नीचे है वो टेबुलर फॉर्म है। आउटलाइन और टेबुलर फॉर्म में क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास पहली फील्ड है जो कि मेरी मेन फील्ड है दैट इज रीजन। रीजन की आगे जो सिटी की फील्ड यानी कि रीजन की सब कैटेगरी जो स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो के अंदर खानेवाल आ गया और खानेवाल पे जो अगली फील्ड है यानी ब्रिक फ्लैग वो इसी रो से स्टार्ट नहीं हो रही
बल्कि नेक्स्ट रो से स्टार्ट हो रही है विच इज रिटेल एंड होलसेल। तो विजिबिलिटी के हिसाब से आउटलाइन फॉर्मेट इज अ गुड वन, बट अगर आपने इसकी यूजेबिलिटी के ऊपर जाना है तो यूजेबिलिटी के हिसाब से आपके पास शो इन टेबुलर फॉर्म इज अ बेटर वन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो इन टेबुलर फॉर्म। तो जैसे मैं इस टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ देखिए कि रीजन की सब कैटेगरी यानी खानेवाल उसी रो से स्टार्ट हो रहा है जहां पे मुल्तान है, एंड उसकी सब कैटेगरी रिटेल एंड होलसेल उसी रो से स्टार्ट हो रहा है जहां पर खानेवाल मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास एडिशनल रोज रिमूव हो गई। तो इस फॉर्म के अंदर रहते हुए हम डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं या सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द पिवट लेआउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेबल स्टाइल की एंड उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अदर फंक्शंस के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल स्टाइल के हवाले से। मैंने यहाँ पे पिवट टेबल में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं जाऊंगा ऊपर डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल स्टाइल्स के नाम से ये ऑप्शंस मौजूद है। ये डिफरेंट फॉर्मेटेड ऑप्शंस हैं। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपका टेबल अकॉर्डिंगली फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ मोर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे अगर आप देखिए ये मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, मोर के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक स्टाइल मौजूद है। पहले अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो आई डोंट पर्सनली रिकमेंड एनी ऑफ दिस स्टाइल, क्योंकि मेरे लिए एनालिसिस मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ये नन फॉर्मेट को यूज करता हूं। हाउएवर अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक स्टाइल क्लिक कर दिया। इस स्टाइल के अलावा आप अगर चाहें तो कोई भी स्टाइल यहाँ पर बनाकर उसको न्यू पिवट स्टाइल के थ्रू यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लियर के थ्रू इस स्टाइल को या इस फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ मजीद ऑप्शंस की जो कि यहाँ पे पिवट स्टाइल ऑप्शंस के नाम से मौजूद है। अगर रो हेडर का चेक यहाँ से रिमूव करेंगे तो सी कि आपके रो हेडर के ऊपर से स्टाइल रिमूव हो चुका है। मैं वापस चेक लगा देता हूँ। कॉलम हेडर के ऊपर से अगर आप चेक रिमूव करेंगे, कॉलम हेडर की फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे बैंडेड रोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैंडेड कॉलम भी, यानी हर रो के बाद दूसरी रो ग्रे या डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो। अब जैसे मैं ये क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपके पास रो के बॉर्डर्स अपीयर हो गए। इसी तरह से कॉलम को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको अनचेक कर लीजिए। दूसरे कुछ ऑप्शंस की तरफ आते हैं जो कि लेआउट से रिलेटेड है। इवन यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ब्लैंक रोज अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम, तो हर आइटम के बाद ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, आप इसको यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट लेआउट पर मजीद आते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दो ऑप्शन है यहाँ पे, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, डू नॉट रिपीट आइटम्स लेबल। अब ये रिपीट ऑल आइटम क्या है? अगर मैं यहाँ देखूं मुल्तान, काफी सारी रोज मुल्तान के नीचे ब्लैंक है जब तक कि मुल्तान की फील्ड चल रही है। मैं रिपोर्ट लेआउट पे आता हूँ, मैं कहता हूँ रिपीट ऑल आइटम। सी मुल्तान की तमाम रो में एंट्री आ चुकी है। यानी अगर आपको टेबुलर फॉर्म में इस तरह का डेटा चाहिए जिस तरह हमारे रॉ फॉर्मेट पे दिखता है, तो आप उसको भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन यहाँ से जाइए डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स, तो ये आपको नॉर्मल फॉर्मेट पे ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ग्रैंड टोटल्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लास्ट में इसने ग्रैंड टोटल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दूंगा रोज एंड कॉलम से, तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से ग्रैंड टोटल को ऑन फॉर रोज एंड कॉलम भी कर सकते हैं, एंड ऑन फॉर रोज ओनली भी कर सकते हैं, एंड कॉलम ओनली भी कर सकते हैं। ये आपके पास चार डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है ग्रैंड टोटल के लिए। डेटा में हम वापस ऊपर आते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे हर सब कैटेगरी फील्ड या मंथ की फील्ड के साथ सब टोटल लगा हुआ, उसके बाद फिर मेन फील्ड के साथ आपका सब टोटल लगा हुआ। तो आप यहाँ से सब टोटल को रिमूव कर सकते हैं, डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये तमाम के तमाम सब टोटल रिमूव हो जाएंगे। शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, यू कैन सी हर ग्रुप के बॉटम में आपके सब टोटल शो हो रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपको पिवट डेटा एनालिसिस के टाइम पे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से। That's it for pivot table style, and I'll see you in the next video. इस वीडियो में हम बात करेंगे समराइज वैल्यूज बाय। यहाँ बात हो रही है वैल्यूज की, तो वैल्यूज से मुराद हमारी यहाँ पे ये है कि ये जो पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं, इसके जो चार बॉक्सेस हैं, कॉलम, फिल्टर, रोज एंड वैल्यूज। तो यहाँ वैल्यू कॉलम में जो भी आइटम ड्रॉप करते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसकी समरी किस तरह बननी चाहिए। यहाँ मैंने वैल्यू दिया हुआ है और साथ में हमने रीजन सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ वैल्यू को दोबारा से यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ। आप ये देखिए कि मेरे पास वैल्यू के दो कॉलम यहाँ पे बन चुके हैं।
तो सेकंड वैल्यू के ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके मैं यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड करते हैं तो एक्सेल उसको सम कर लेता है। जैसे हम यहाँ इस केस में देख रहे हैं कि वैल्यू की फील्ड में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सम अप्लाइड है। हम यहाँ अगर काउंट अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा करके देखते हैं। सी हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज थी वो तमाम यहाँ पे रिपीट हो रही है और हर नंबर ऑफ रो के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट हुई। लाइक फॉर एग्जांपल 13,506 रोज मुल्तान की थी हमारे टोटल इस डेटाबेस में, जो कि हमारा सोर्स डेटा है इस डेटा में, और 134 मिलियन की वैल्यू जनरेट की मुल्तान ने। इसी तरह से लाहौर की टोटल रोज रिपीट हो रही है और उसकी लाहौर की टोटल वैल्यू आ रही है सेम फॉर द अदर रीजन। वैल्यू की मैंने एक और फील्ड कॉल की और अब इस वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ एवरेज। एवरेज के साथ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने बताया कि 13,506 टोटल रोज है और टोटल वैल्यू जनरेट की 134 मिलियन, तो पर वैल्यू एवरेज कितना आया 9,979। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके भी देख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। 9,979 रोज वी हैव गॉट एन एवरेज फॉर दिस। एवरेज के अलावा हमारे पास मजीद फंक्शन भी हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, जितने भी जो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं वो बिल्ट इन है कुछ पैरामीटर्स। प्लस अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं शो वैल्यूज एज में आप जाएंगे और आपने यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह पे आपने फॉर एग्जांपल परसेंटेज लेना है कॉलम का या ग्रैंड टोटल का। दैट इज द शेयर ऑफ टोटल। मैं यहाँ पे शेयर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ शेयर कैलकुलेट करो रीजन का आउट ऑफ टोटल। मैं इसको ओके करता हूँ। सी इसने 12% शेयर कैलकुलेट किया मुल्तान का आउट ऑफ नेशनल ग्रैंड टोटल। 21% इस तरह से लाहौर का लिया और अगर मैं सबको सम करता हूँ, आप नीचे भी देख सकते हैं कि 100% शेयर आ रहा है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, शो वैल्यूज एज, परसेंटेज ग्रैंड टोटल के साथ परसेंटेज कॉलम टोटल आ रहा है, परसेंटेज रो टोटल आ रहा है। ये पेरेंट क्या होता है, मुल्तान इज द रीजन ऑफ सेंट्रल, तो मुल्तान के लिए पेरेंट क्या होगा, दैट इज सेंट्रल। अच्छा, डिफरेंस फ्रॉम इज बेसिकली द ग्रोथ। मोर कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ हमारे पास रनिंग टोटल मौजूद है, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ मौजूद होते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चाहे यूज कर सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प आउट करेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पिवट टेबल ट्यूटोरियल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्लाइसर्स एंड पिवट चार्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास इस वक्त एक डेटा मौजूद है जिसमें हमने सिटी लिया हुआ है और सिटी के साथ हमने ली हुई है सम ऑफ वैल्यूज। अब इस सिटी के अंदर अगर मैं फिल्टर यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ सिटी सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से मैं वो सिटी सिलेक्ट करूँ जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं या फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं या कि वो मुल्तान रीजन का पार्ट है। वो किस तरह से आइडेंटिफाई करूंगा, यहाँ मेरे सामने उसका रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। और अगर मैं यहाँ से रीजन को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे सामने अलग अलग होके ये आ गए। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिटी और वैल्यू ये दो कॉलम डिस्प्ले में चाहिए और बाकी सब मैं फिल्टर में यूज करूं। तो इसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ से रीजन को सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ फिल्टर में ड्रॉप कर दूं। अच्छा, रीजन को मैंने फिल्टर में ड्रॉप कर दिया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो जो रीजन सिलेक्ट करूंगा उसके सिटी शो हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। अगेन मैं चाह रहा हूँ कस्टमर का जो फ्लैग हो वो भी मेरा फिल्टर में आ जाए। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रिटेल कस्टमर्स का डेटा चाहिए, सिर्फ होलसेल कस्टमर्स का चाहिए, ऐसे कस्टमर्स जो कि हॉस्पिटल बेस्ड हैं उनका चाहिए, या चेन फार्मेसीज का चाहिए, तो यहाँ से मैं एक फ्लैग सेट करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि सिर्फ लाहौर में चेन फार्मेसीज हैं जो कि 8,70,000 के लगभग सेल्स प्रोवाइड कर रही है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। नहीं, ये तो मेथड हो गया जो कि ट्रेडिशनल मेथड था, बट एक्सेल में आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप इसको क्लिक बेस पे कर लें। वो किस तरह से, मैंने यहाँ पे पिवट टेबल में क्लिक किया हुआ है। मैं ऊपर जाता हूँ पिवट टेबल एनालाइज के अंदर और यहाँ मेरे पास एक बटन मौजूद है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर मेक इट फास्टर एंड इजियर टू फिल्टर टेबल्स, पिवट चार्ट्स एंड क्यूब फंक्शंस। हम इस स्लाइसर को क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये मुझे सारे कॉलम जो मेरी यहाँ पे फील्ड मौजूद है, इस जगह पे ये तमाम की तमाम फील्ड दे रहा है कि आपने किस फील्ड पे स्लाइसर लगाना है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो स्लाइसर की फील्ड होगी वो कम से कम यूनिक वैल्यूज की बेस पे होनी चाहिए। जैसे मेरे पास इस वक्त तकरीबन 7 से 8 रीजन है, तो मैंने यहाँ रीजन ले लिया। एक जोन है तो उसके लिए स्लाइसर लेने की जरूरत नहीं है। टेरिटरी आप ले सकते हैं बिकॉज मेरे हर रीजन के अंदर 3 से 4 टेरिटरीज है। मैं यहाँ पे ब्रिक का फ्लैग ले सकता हूँ और कस्टमर फ्लैग ले सकता हूँ या एक ले सकता हूँ कोई भी। सिटी ऑल्दो मेरे सामने मौजूद है तो सिटी बेस पे मुझे रिपोर्ट को व्यू करना है, तो जिसको व्यू करना है उसका भी स्लाइसर लिया जा सकता है, बट आप कोशिश करें
करें कि जिसको व्यू में रखना है उसको ना लें, बिकॉज वो तो व्यू में नजर ही आ रहा है। और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे स्लाइसर ऑन होके आ गए। मैं इसको वन बाय वन सेपरेट कर लेता हूँ। मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया और मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ मैंने क्या करना है, मैंने अपने मुल्तान के सिटीज को देखना है। तो ये सिटीज मेरे पास सिलेक्टेड है, तो मैंने मुल्तान क्लिक किया और ये देखें मुल्तान के तमाम सिटीज का डेटा मेरे सामने शो है। मैं चाहता हूँ यहाँ से लाहौर देखूँ, तो मैं लाहौर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने लाहौर का डेटा ले आएगा। फैसलाबाद पे क्लिक करूंगा तो फैसलाबाद के सिटी शो होंगे। बहावलपुर पे क्लिक करूंगा तो बहावलपुर के सिटी शो होंगे। इसी तरह से सो ऑन। आप यहाँ से इसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। आप इवन साहिवाल पे जाके उसके सिटीज भी चेक कर सकते हैं। राइट हो गया। अगर आपने ये फिल्टर रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये मुल्तान का फिल्टर लगा हुआ आ रहा है, तो ये जो क्रॉस का निशान है आपको किसी दूसरे स्लाइसर के ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा। इस क्रॉस के निशान को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये तमाम फिल्टर रिमूव करके ऑल को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बराबर में ये सिलेक्शन का निशान है मल्टी सिलेक्शन का। मैंने एक मुल्तान सिलेक्ट किया और अब मैं ये मल्टी सिलेक्शन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने साथ में कहा कि मुझे लाहौर के सिटीज भी दिखा दो। सी लाहौर के सिटीज शो हो गए, फैसलाबाद के भी दिखा दो, फैसलाबाद के भी सिटी शो हो गए। इस मल्टी सिलेक्शन बटन का एक और तरीका है यूज करने का, वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल लाहौर लिया और आप चाहते हैं यहाँ पे बहावलपुर भी शो हो, तो आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके बहावलपुर पे क्लिक करना है, तो आपका लाहौर और बहावलपुर दोनों सिलेक्ट हो गए। आप यहाँ से फैसलाबाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस किया, फैसलाबाद सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से लाहौर रिमूव करना चाह रहे हैं, कंट्रोल बटन प्रेस किया, लाहौर रिमूव कर दिया, लाहौर इज गॉन। देन मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया। यहाँ पर मेरे पास है टेरिटरीज जो कि तमाम रीजन्स की मेरे सामने शो हो रही हैं। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया मुल्तान और मुल्तान की टेरिटरीज ऊपर आ रही हैं, बकिया टेरिटरीज नीचे नजर आ रही है जो कि अदर कलर में, दूसरे कलर में दिख रही हैं। अगर मैं किसी टेरिटरी को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ M1, तो मेरे पास इस वक्त मुल्तान में खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहारी 4 सिटीज है। मैंने M1 क्लिक किया तो ये लड़का खानेवाल और विहारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। M2 पे क्लिक किया तो खानेवाल, मुल्तान और विहारी ये 3 एरियाज इसके पास है। देन M3 पे क्लिक करूंगा तो इसी तरह से मेरे पास उसके एरियाज शो होते रहेंगे, जो जो लड़का जहां जहां पर काम कर रही है, जिसको जहां से सेल जनरेट करनी है, जो जितनी सेल उसके पास वहां से आ रही है, और तमाम बेस पे फिल्टर होके आ रहा है। मैंने इसको ऑन किया। यहाँ से मैं मुल्तान के इन सिटीज के अंदर फ्लैग वाइज सेल देखना चाहता हूँ कि रिटेल सेल कितनी है, तो मैंने सिर्फ R पे क्लिक किया एंड मेरे सामने R आ गया। मैं होलसेल पे क्लिक करूंगा तो होलसेल आ जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल पे क्लिक करूंगा तो हॉस्पिटल की सेल आ जाएगी। मैंने इसको भी सिलेक्ट ऑल किया। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट ब्रिक फ्लैग के थ्रू भी देख सकता हूँ कि रिटेल ब्रिक के अंदर कितनी सेल है और होलसेल ब्रिक में कितनी सेल है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन स्लाइसर की फॉर्मेटिंग के हवाले से, बिकॉज ये आपको हेल्प आउट करते हैं फॉर जनरेटिंग डैशबोर्ड और एन ऑटोमेटेड शीट। ये आपका टाइम भी सेव करते हैं और इसके साथ आपकी शीट ब्यूटीफाई भी हो रही होती है। तो अगेन जहां पर बात आती है फॉर्मेटिंग की या ब्यूटिफिकेशन की, तो आपके लिए इसकी फॉर्मेटिंग बहुत मायने रखती है। फॉर्मेटिंग में जाने से पहले मैं यहाँ पेज लेआउट पे जाके अपनी ओरिजिनल थीम कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इस स्लाइसर पे इन चारों को कंट्रोल बटन से क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ देखें ऊपर एक स्लाइसर का टैब मेरे पास आ रहा है। इस स्लाइसर टैब पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो स्लाइसर टैब में मेरे पास ये स्टाइल आ रहे हैं, जिस तरह के हमारे पास पिवट टेबल के स्टाइल आ रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको मोर पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर का एक स्टाइल कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं जी, मैंने यहाँ पे मुल्तान लिया हुआ है। मुल्तान के साथ साथ यहाँ पे मैं देखता हूँ कि M के साथ मेरे पास B के भी सिटीज आ रहे हैं। अब ये B के सिटीज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट तो कर लेगा लेकिन डेटा शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ मुल्तान सिलेक्ट किया हुआ है, जबकि ये जो टेरिटरी है दैट बिलोंग्स टू द बहावलपुर। मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया और अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने स्लाइसर की सेटिंग में गया। यहाँ पर मेरे पास है हाइड आइटम्स विद नो डेटा, मैंने इसको चेक लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर आप इसका कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक टेरिटरी लिखा हुआ आप चाहते हैं कुछ और लिखना तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मैंने इसको ओके किया। नाउ सी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही टेरिटरी शो हो रही है। अगर मैं लाहौर क्लिक करूंगा तो सिर्फ L से स्टार्ट होने वाली टेरिटरीज शो हो रही है। अगर मैं फैसलाबाद क्लिक करता हूँ तो सिर्फ F से स्टार्ट होने वाली टेरिटरीज शो हो रही है। क्लियर हो गया? ओके जी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर या इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्लाइसर को इस टेबल के ऊपर सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और इसका मैंने डायमीटर वाइड कर दिया और इसको मैंने यहाँ से स्क्वीज करके यहाँ तक ले गया। मेरे पास 2 वैल्यूज शो हो रही है। अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 2 सिटीज शो हो रहे हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन का बटन मेरे पास एक्टिवेटेड है और मैं स्क्रॉल डाउन के थ्रू दूसरे रीजन देख सकता हूँ। मैंने कहा कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, स्लाइसर में गया और स्लाइसर में मेरे पास कॉलम का नंबर लिखा हुआ है। एक कॉलम में इस वक्त डेटा आ रहा है, ये तमाम एक कॉलम में आ रहे हैं, तो मैंने चूंकि ये सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ 2 कॉलम में डेटा आ जाए। सी, इसने 2 कॉलम में मुझे दिखा दिया रीजन।
मैं 3 कॉलम का क्लिक किया तो 3 कॉलम में रीजन दिखाती है, एंड अगर मैं 4 कॉलम एंड सो ऑन करता जाऊंगा तो ये दिखाता जाएगा। सेम विद दिस हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4। सेम यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है एंड यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये स्लाइसर आपके पिवट टेबल की ऑटोमाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अपनी हैबिट बनाएं, बिकॉज इसके थ्रू आपका टाइम सेव होगा। यहाँ हम पिवट चार्ट्स को कॉल करते हैं। पिवट चार्ट से यहाँ मैंने क्लिक किया पिवट एनालाइज पे, और यहाँ मेरे पास एक बटन है पिवट चार्ट का। पिवट चार्ट पे मैंने क्लिक किया, इसने मुझसे पूछा कि आपके डेटा के लिए कौन सा चार्ट सुटेबल है। आप तमाम चार्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट्स की डिटेल में इंशाल्लाह आपको उसके पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा। राइट नाउ हम इसको एक चार्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये चार्ट के साथ ये स्लाइसर किस तरह से काम करता है। मैंने मुल्तान लिया तो सिर्फ मुल्तान के रीजन शो हो रहे हैं। मैंने लाहौर लिया तो लाहौर के रीजन शो हो रहे हैं। अगर मैं इसमें लाहौर को फुल कर देता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ हॉस्पिटल लेता हूँ तो सिर्फ उन रीजन को सिलेक्ट करेगा जहाँ हॉस्पिटल मौजूद है। मैं अगर सिर्फ चेन सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ उन शहरों को या उन सिटीज को कॉल करेगा जहाँ पे चेन फार्मेसीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं अगर सिर्फ वी सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ वी फ्लैग मौजूद है वहाँ पे सिलेक्शन कर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू क्लिक करता हूँ तो डब्ल्यू की जहाँ पर होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे मुझे शो कर देगा। प्लस मुझे बाहर से अंदाजा हो रहा है कि कौन सी मार्केट कितनी बड़ी है। सेम अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इस टेबल के अंदर पिवट टेबल में, तो मैं यहाँ से कहता हूँ भाई सिटी इसको रिमूव कर दो और मुझे यहाँ पर मंथ लेकर आओ। ठीक हो गया। तो ये मंथ आपके शो हो रहे हैं। अभी मैं अगर इसको सिटी वाइज चेंज करता हूँ, मैं अगर रीजन चेंज करता हूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि किस रीजन का क्या ट्रेंड रहा है जैन फेब मार्च का। अगर मैं यहाँ से मंथ को एक्सक्लूड करता हूं या मैं मंथ रहने देता हूं, साथ में मैं यहाँ पे लेता हूं फ्लैग्स को, मैंने यहाँ पे ब्रिक फ्लैग कॉल कर लिया। तो अब ये क्या कर रहा है, मुझे जैन की सेल रिटेल और होलसेल के हिसाब से अलग अलग दिखा रहा है। अगर मैं मंथ को नीचे मूव करता हूँ, फ्लैग को ऊपर मूव करता हूँ, क्या कर रहा है, रिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, फिर होलसेल यहाँ पे दिखा रहा है। सो इट्स अप टू यू कि जब आप पिवट चार्ट ऐड करेंगे तो आप किस तरह से इन फील्ड्स के साथ, चारों फील्ड्स के साथ खेलें कि ये आपका डेटा आपके मुताबिक ऑटोमाइज करके आपके हवाले करते हैं। जो लोग एक्सेल डैशबोर्ड के अंदर कमांड हासिल करना चाहते हैं या एक्सेल डैशबोर्ड को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि आपकी जो लर्निंग है वो इस पिवट टेबल और पिवट चार्ट के साथ शुरू हो चुकी है। इसके बाद अब आपने आगे जाके फंक्शंस और फॉर्मूलाज को सीखना है एंड जिस तरह का चार्ट आपको चाहिए, जिस तरह का आपको डैशबोर्ड बनाना है, उसके हिसाब से आपने चार्ट्स, पिवट टेबल और फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। So that's it for the pivot table class and the slicer topic. मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में, और हमारे अगले मॉड्यूल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट चार्ट्स को, डिफरेंट ग्राफ्स को, और उनकी डिटेल में जाके देखेंगे कि आप किस तरह के डेटा के लिए कौन सा चार्ट यूज करेंगे और एक चार्ट के अंदर कितनी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं और किस तरह से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। So that's it for now.